ठीक है। 100 बॉल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इस प्लेट से टकराती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो हमें पता करना है कि किस स्पीड से वो टकरा रही है इस प्लेट को, ताकि ये प्लेट इक्विलिब्रियम में रहे। प्लेट का मास जो है वो दिया हुआ है, एक बॉल का मास दिया हुआ है और लेंथ और विड्थ दी हुई है। पता कर सकते हैं बच्चों, इसको कैसे करेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम क्या लोगे तुम इसमें? प्लेट प्लस बॉल्स बॉल को, और प्लेट। बॉल्स प्लस प्लेट, हाँ। और एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर मोमेंटम, नहीं, एंगुलर मोमेंटम यार कंजर्वेशन में दिक्कत आई है। इसमें तो ऐसा करो ना भाई, प्लेट तो इक्विलिब्रियम में ही है तुम्हारी हमेशा, तो नेट टॉर्क ऑन प्लेट अबाउट एक्सेस को जीरो करो। नेट टॉर्क ऑन प्लेट अबाउट एक्सेस को जीरो करो। तो प्लेट पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं बेटे? एक तो उसका वेट, वो टॉर्क लगाएगा, और वो लगाएगा 3G मल्टीप्लाइड बाई L/2। यहाँ पे लग रहा होगा कहीं? 3G इंटू L/2 उसका टॉर्क। और ये बॉल्स जो फोर्स लगाएंगे उसका टॉर्क कितना आएगा? -F इंटू 3L/4, ये बराबर होना चाहिए 0। क्योंकि देखो बॉल्स जो है वो इस पूरे एरिया को यूनिफॉर्मली टकरा रही है, ठीक है, तो हर जगह फोर्स लग रहा होगा। ये बाद वाला L/2 क्रॉस W एरिया जो है उस पर हर जगह इक्वल इक्वल अमाउंट से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिड पॉइंट ही मान सकते हैं अपन। तो L/2, तो ये डिस्टेंस हो गई, और L/2 में और क्या ऐड कर दिया, L/4 और ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? 3L/4। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो F की वैल्यू क्या आ गई? 2G के बराबर। इसका मतलब ये बॉल्स इसमें फोर्स लगा, इस फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल से लिख सकते हैं।
This is equal to rate of change of linear momentum. Now what is rate of change of linear momentum of the balls? देखो, 1 सेकंड में 100 बॉल टकरा रही है। एक बॉल के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आता है? 2m 2mv, mv ऊपर से mv नीचे हो गया, तो 2mv एक बॉल के लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू कितने एरिया पे टकरा रही है, L/2 इंटू W। तो ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड आ गया, ये 2g के बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 इंटू मास को लिख देंगे 0.01, वेलोसिटी तो पता करनी है 100, L है 2 तो 2/2 और विड्थ तो 1 है, तो दिस इज 2g। तो 100 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो v की क्या वैल्यू आ गई, g, यानी कितना, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर v की वैल्यू आ गई। क्यों बेटे, समझ में आए बात? किसी को तो कोई टू डाउट तो एम नहीं? वी के बाद क्या लिखा है? 2mv इंटू 2mv के बाद भाई मैंने क्या लिखा भाई, dp/dt क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर हाँ सेकंड। तो ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड को मैंने कैसे लिखा, 2mv तो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकंड। नंबर ऑफ बॉल्स हाँ स्ट्राइकिंग द प्लेट हाँ, समझा सर। पर सेकंड। ओके, सारे बॉल एक बार में नहीं टकरा रहे। ये सारे मतलब सबके सब साथ में टकरा रहे हैं, लेकिन हमें तो लीनियर मोमेंटम में चेंज लिखना है, तो dp/dt लिखना है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि dt टाइम में कितने टकराते हैं, तो हमें दिया हुआ है कि इतने पर सेकंड टकराते हैं। अच्छा, मुझे लगा 100 बॉल टकरा रहे, मैंने वो पढ़ा नहीं। 100 balls strike the plate per unit area per unit time। हाँ सर, ठीक है। और देखो बेटे, तो हमको कहा जाए कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ABC are 3 particles जो कि मासलेस रॉड से
कनेक्टेड। तीनों जो पार्टिकल हैं इनका मास बराबर है। And the rods are massless. ये सबकी लेंथ L मान लेते हैं। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये सिस्टम रखा हुआ है। System is placed on a frictionless horizontal table and it is hinged about a vertical axis at A. Hinged at A through a vertical axis. Hinged at A through a vertical axis. ऐसा। और A के अबाउट इसको हमने क्या किया, कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता करना है क्या, find the force exerted by the hinge on the triangular frame. दूसरा पार्ट हमें पता करना है at some time instant when BC was parallel to x-axis, a force F is applied on B along BC. Obtain x and y component of force exerted by hinge immediately after this instant. इस इंस्टेंट के तुरंत बाद कितना फोर्स हिंज लगा रहा होगा वो पता लगाना है। एक्स और वाई एक्सिस हमें दी गई, ये इसे आप मान सकते हो क्या, वाई एक्सिस, और ये क्या, दिस इज एक्स एक्सिस।
हाँ बेटे, तो देखो कैसे करेंगे पहले वाले पार्ट का। हम जो कंसेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जब ये फ्रेम रोटेट करेगा तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में ही चले। सेंटर ऑफ मास विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंट्रॉइड पे ही लाई करेगा। तो बेसिकली उसकी जो डिस्टेंस आने वाली है वो L बाई रूट 3 आ जाएगी क्या? यहाँ से जो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये L है, ये L है, ये L है। तो दिस डिस्टेंस विल कम आउट टू बी L बाई। अब ये L बाई रूट 3 आता है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका मतलब L बाई रूट 3 रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस L बाई रूट। अच्छा, जब हमने इसको ओमेगा देकर के छोड़ दिया था तब तो ओमेगा कांस्टेंट था। ओमेगा कांस्टेंट था मतलब अल्फा जीरो था, इसका मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का नहीं था। जो भी एक्सेलरेशन था सिर्फ कौन सा था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही था। तो इसका मतलब हिंज ने जो फोर्स लगाया होगा वो भी सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगाया होगा, क्योंकि और किसी डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है नहीं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज कितना आ जाएगा बेटे, फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज की बात अगर अपन करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा हो जाएगा। पूरे सिस्टम का मास क्या है, 3m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और आर को क्या लिख देंगे, एल बाई रूट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा रूट 3m ओमेगा स्क्वायर एल। ये ऐसा हिंज फोर्स आ जाएगा। ठीक है, कब, जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगाया, सिर्फ ओमेगा दे करके इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दिया। अब इसका अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में बोलते हैं कि हमने क्या किया, ये इस तरह से हमने फोर्स, और वो फोर्स कितना लगाया भाई,
एफ फोर्स। जब हम ये एफ फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या होगा, सिस्टम में एंगुलर एक्सेलरेशन भी जनरेट करेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं क्या, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट एक्सिस आ जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाय √3L बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय फोर्स की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी √3L बाय। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जब लिखेंगे तो वो 2ml² आ जाएगा, ml² प्लस ml² इनटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटे कितना, √3F डिवाइडेड बाय 4ml। ये अल्फा की वैल्यू है, √3F डिवाइडेड बाय 4ml। ये बात समझ में आती है। अब अल्फा आ गया तो अल्फा से क्या है, सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पाथ तो वही है सर्कुलर ही, ए पॉइंट के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास का हमको क्या मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो वही है ओमेगा², क्योंकि तुरंत बाद तो एकदम से ओमेगा बढ़ेगा नहीं। तो इन दोनों को प्रोवाइड करने के लिए हिंज दो फोर्स लगाएगा, एक लगाएगा वही वाई एक्सिस के नाम, और एक लगाएगा एक्स एक्सिस पे। तो फाई कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम दैट इज 3m into centripetal acceleration of center of mass omega² r is L by √3। तो वो तो वही रहा, √3m ओमेगा²। और हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट अगर लिखना है तो वो क्या होगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अल्फा r is L by, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं मैं तो √3F डिवाइडेड बाय 4ml इंटू L बाय, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, 3F बाय 4m। ऐसा हिंज फोर्स का एक्स कंपोनेंट। देखो भाई ये बात मुद्दा समझ में आता है।
ये क्लियर हो गई बात भाई, कोई डाउट तो नहीं? सर वो अल्फा कैसे निकाला एक बार वापस बताइए ना। अल्फा में मैंने बेटे, क्योंकि देखो एक्सेस के अबाउट रोटेशन होगा, तो मैंने लिखा टॉर्क अबाउट एक्सेस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्सेस इनटू अल्फा, है ना? हाँ। तो टॉर्क अबाउट एक्सेस लिखते समय हमने क्या किया भाई, हिंज का फोर्स का तो कोई टॉर्क हिंज के अबाउट आएगा नहीं, mg भी हिंज एक्सिस के पैरेलल है तो उसका भी कोई टॉर्क आएगा नहीं, तो सिर्फ ये जो F हमने फोर्स लगाया इसी का टॉर्क आएगा। और ये जो फोर्स हमने लगाया है इसका टॉर्क कितना आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ समझा। है ना? और फोर्स की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये लाइन ऑफ फोर्स को आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है? तो ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी, दिस डिस्टेंस, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। और ये डिस्टेंस क्या है, √3 L/2। तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, √3 L/2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखो रॉड्स जो मासलेस हैं, इन पार्टिकल्स का ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है हमको। तो ए का तो जीरो हो जाएगा, एक्सिस ऐसी है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो इस m मास से लेंथ l आ जाएगी, इस वाले मास से भी l आ जाएगी, तो ml² प्लस ml² यानी 2ml² मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस आ गया, इससे अल्फा। हाँ सर। तो ये देखो, ये बेसिकली क्या है, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो इसका मैं कराता हूँ, क्वेश्चन भी अच्छा है। दैट क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन HC वर्मा। क्या कहता है वो क्वेश्चन, देखो कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो डिस्क्स हैं जो कि एक इस तरह की वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, मान लो ये कुछ 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, एंड देन वी हैव वन मोर डिस्क जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट, और इसकी रेडियस है 2r, और इस वाले की रेडियस है, these discs are brought in contact with each other, और हमें पता करना है फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय these discs।
Find the final angular velocities acquired by these disks. मास इनका मान लो हमें दिया हुआ है 2m एंड हाँ बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ आइडिया? एक्सिस फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सिस के और रोटेशन का क्वेश्चन है ना। जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी हमेशा। हाँ जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा उसकी वेलोसिटी जब तक सेम नहीं हो जाती तब तक इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा बोल सकते हैं। Till the point of contact acquire equal velocity। तो मान लेते हैं कि ये पहली वाली डिस्क की
एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा 1 हो जाती है। और दूसरी वाले के एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा ना, तभी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी दोनों की अंदर की तरफ आ पाएगी। क्यों बेटा? तो लेट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द फाइनल वेलोसिटीज। तो क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 इंटू 2r बराबर होगा किसके? ओमेगा 2 इंटू आर। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी हमें कि 2 ओमेगा 1 बराबर हो जाना चाहिए ओमेगा। अब देखो, मान लेते हैं कि इन्होंने एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगाया, तो जैसे शुरू में क्या हो रहा होगा बेटा? पहली वाली डिस्क है उस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी ज्यादा थी, और दूसरी वाली पर तो इनवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लग रहा होगा। बराबर मैग्नीट्यूड का लगेगा ऑफ कोर्स। तो हम क्या करें, डिस्क 1 पर इक्वेशन लगा देते हैं, टाउ dt का इंटीग्रेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और इस पर एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज को जैसे भी कम कर लो, है ना। मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले लेते हैं अपन। तो इसका जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2m इंटू 2r का होल स्क्वायर बाई इंटू ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा। और इस पे जो फ्रिक्शन का टॉर्क की इम्पल्स आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो उसको लिख दूंगा एफ के माइनस एफ के इंटू 2r इंटू टी। लेट्स से टी टाइम में ऐसा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 टाइम्स एफ के इंटू आर इंटू टी -2 टाइम्स एफ के इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू 4mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है बेटा। और दूसरी वाले डिस्क पे क्या लिख देंगे?
उस पे फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है, तो उसके टॉर्क को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आ जाएगा एफ के आर और टाउ डी टी, तो टी इक्वल टू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। अब जो फाइनल ओमेगा है वो टॉर्क की डायरेक्शन में ही आ गई है, तो ओमेगा 2। इनिशियल ओमेगा टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो माइनस ओमेगा। तो इसका हो जाएगा एफ के आर टी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब बेसिकली हमें क्या करना है भाई, एफ के आर टी की वैल्यू वहां से निकाल करके यहाँ पर, तो माइनस, यहाँ लिखा 2 एफ के आर टी, तो -2 को तो एज इट इज रहने दो, एफ के आर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा 2 प्लस ओमेगा। ये किसके बराबर आ जाए बेटे, 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा। 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 माइनस 2। देखिए एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा इक्वल टू 4 ओमेगा 1 माइनस 8। ये उधर जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 ओमेगा इक्वल टू 4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में एक रिलेशन भी आया था हमारे पास, कितना आया था भाई, 2 ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा 2 को 2 ओमेगा 1 लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा 1, 7 ओमेगा इक्वल टू 4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 7 ओमेगा/6 एंड ओमेगा 2 आ जाएगा 7 ओमेगा/। समझ में आती है बात बेटे, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ही नहीं पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लेते, if we consider both the disks as one system, then could we have applied angular momentum conservation? Will angular momentum remain constant? And if yes, then about which axis?
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट ही कंजर्व कराएंगे तो, क्योंकि वहीं पे टॉर्क लग रहा है। फिर उसके अबाउट भी क्या होगा बेटे, कंजर्व नहीं हो पाएगा। देखो, ये तुम्हारी बात सही है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, ये एक्सिस भी तो फोर्स लगाएगी ना। देखो, जैसे ये लेफ्ट वाली डिस्क पर बाहर की तरफ फ्रिक्शन लगने लगा, अब जैसे ही इस पर बाहर की तरफ फ्रिक्शन लगने लगेगा, इसकी तो टेंडेंसी ऐसे ट्रांसलेट करने की भी तो होगी। हाँ तो ये जो हिंज है ये अंदर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। तो अगर आप यहाँ से पास होने वाली एक्सेस लेते हो तो फिर ये जो इस हिंज ने फोर्स लगाया है उसका टॉर्क आने लगे। अच्छा, अपन सोचे यार पूरे सिस्टम पे भी आएगा। देखो क्या है, इधर वाली डिस्क पर जो फ्रिक्शन लगा वो किधर लगा, अंदर की तरफ, है ना। तो इसकी टेंडेंसी होगी कि डिस्क को अंदर भेजने की, तो ये फ्रिक्शन ऐसे लगाएगा, ये हिंज फोर्स ऐसे लगाएगा। अब इन दोनों का मिलाकर के टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ दोनों हिंज फोर्सेस का टॉर्क सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या होगा, इफ वी टेक these two as a system, we will not be able to conserve angular momentum about this axis, the axis passing through their point of contact. अब दिक्कत क्या है कि अगर पहली डिस्क की एक्सिस को सिस्टम लेंगे तो दूसरी डिस्क के हिंज फोर्स का टॉर्क आ जाएगा, दूसरी को एक्सेस लेंगे तो पहली वाली के हिंज फोर्स का टॉर्क आ जाएगा। मान लो इन दोनों का टॉर्क नहीं भी आ रहा है, तो इसलिए इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट कंजर्व। भाई जरूरी थोड़ी है हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही रहे। हाँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ disks as a system is not conserved. ओके, तो ये हमारे पास बात हुई किसकी, प्योरली रोटेशनल मोशन। प्योरली रोटेशनल मोशन में हम लोग कैसे टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, कैसे मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे, कैसे एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, वो सब इसमें अपन देख। अब हम बात करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो इसमें सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि सारे पार्टिकल्स यहाँ भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में तो मूव करेंगे ही सही। All the particles will move in circular paths with respect to each other. वो प्योरली रोटेशन मोशन में भी करते थे, इसमें भी रोटेट करेंगे। लेकिन
प्योरली रोटेशनल मोशन में क्या होता था, एक पॉइंट बॉडी पे ऐसा भी होता था या कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते थे जो परमानेंटली रेस्ट पे ही रहते थे। यहाँ पर हमें परमानेंटली रेस्ट पे रहने वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर परमानेंटली रेस्ट पर रहने वाले पॉइंट्स अपने को नहीं मिलेंगे। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स क्या यूज करें। मतलब हाउ टू कैलकुलेट। तो देखो ध्यान दो कि अ, इस बॉडी के किसी भी पॉइंट से पास करने वाली जो एक्सिस है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह से अपन मान सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसके अबाउट सर्कुलर पाथ में तो मूव कर ही रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट को ले लेता हूँ एज माय एक्सिस, तो वो रैंडम पॉइंट खुद भी एक्सेलरेट कर रहा होगा और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप जब इक्वेशन लिखने जाओगे तो क्या होगा, फिर आपको सूडो फोर्स का भी टॉर्क वगैरह उसमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम एक्सिस को थ्योरेटिकली ले सकते हैं इफ वी कंसीडर टॉर्क्स ऑफ सूडो फोर्सेस, but to avoid taking talks of pseudo forces, what we do is I use the equation of dynamics about center of mass. हम इक्वेशन को लिखते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास may also have some acceleration, क्योंकि फिक्स तो कोई है नहीं। now center of mass may have some acceleration, but torque torque of pseudo forces about center of mass will come out to be zero. Point of application of pseudo forces is center of mass. Pseudo forces का जो point of application है वो क्या है, center of mass की तरह। ये बात समझ में आती है बेटे। अगर प्योरली रोटेशनल मोशन नहीं है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्रेसिपिटेशनल मोशन है, तो हमें इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स जो है टॉर्क की इक्वेशन वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही यूज कर।
समझ में आती बात बेटे? तो मुझे वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि दूसरे किसी पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं देख सकते, हाँ बेटे, उसमें सूडो फोर्स क्यों आएगी? किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं देख सकते, मुझे वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है? मतलब हम COM के अबाउट देखते हैं ना, लेकिन किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं देख सकते बॉडी? किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं देख सकते? देख सकते हो, प्रोवाइडेड यू कंसिडर टॉर्क ऑफ सूडो फोर्सेस। प्रोवाइडेड यू कंसिडर टॉर्क ऑफ सूडो फोर्सेस, क्योंकि जिस भी पॉइंट के अबाउट देखोगे, एक तरीके से तुम उस पॉइंट के फ्रेम में शिफ्ट हो रहे हो, राइट? हाँ तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अगर मान लो वो पॉइंट खुद भी एक्सेलरेट होता हुआ, तो क्या होगा? तुम्हें सूडो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टॉर्क कैसे आएगा? फोर्सेस से ही तो आए। हाँ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप हो, तो आपको सूडो फोर्स भी कंसिडर करना चाहिए। अब या तो आप यूज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताता हूँ ना कि कैसे उसको करोगे। तुम मान लो कि क्या है, अ, भाई देखो, जैसे एक एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो अपन ने एक रॉड, ठीक है, वी टेक अ यूनिफॉर्म रॉड, और वी रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड? उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। हाँ अब रियल फोर्स तो एक ही लग रहा है, कौन सा लग रहा है? दैट इज एम। हाँ तो इसका मतलब क्या है बेटे?
तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन इक्वेशन लिखेंगे ना, तो मुझे सिर्फ इस mg का ही टॉर्क कंसिडर करना पड़ रहा है एंड अल्फा विल कम आउट टू बी 0। इसका मतलब क्या है, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन इस रॉड के पास नहीं होगा। तुमने अगर शुरू में इसको कोई ओमेगा नहीं दिया है तो इसके पास ओमेगा कभी आएगा भी नहीं, ठीक है। इसके पास कभी क्या होगा, ओमेगा आएगा भी नहीं। हाँ ठीक है बेटा, अगर हमने इसको शुरू में कुछ ओमेगा नहीं दिया है तो इट विल नॉट एक्वायर ओमेगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये पूरी की पूरी डॉट ट्रांसलेट करते हुए और जी एक्सेलरेशन से जाती जाएगी। All the points will move with same acceleration of g in downward direction. अब देखो कोई कहता है कि सर हम तो इसी क्वेश्चन को इस पॉइंट के अबाउट सॉल्व करना चाहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट सॉल्व करना चाहते हैं। ये हिंज तो नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको इस पॉइंट के अबाउट सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि है तो बॉडी का ही पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वही से। तो देखो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट के अबाउट सॉल्व कर लो, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो सेंटर ऑफ मास का तो एनीवेज एक्सेलरेशन जी ही रहने वाला। सेंटर ऑफ मास का तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा बेटे, जी ही रहेगा। और अब हमें पता नहीं भाई कि रोटेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन हम एट अ फर्स्ट लुक हमको लगेगा कि साहब mg लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क आ रहा है, तो मान लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हम ऐसा करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें और उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर देते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऊपर आएगा अल्फा एल बाई टू, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा नीचे, तो वो है जी। तो इस पॉइंट का हमें ऐसा लगेगा कि एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में अगर देख रहे हैं तो जी माइनस अल्फा एल बाई टू, है ना। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना लग रहा है, जी माइनस अल्फा एल बाई टू, और जी इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट ए नाम दे देते। अब इसका मतलब ये हमें लग रहा है भाई ए भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन सूडो फोर्स कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो सेंटर ऑफ मास पे एक मैं सूडो फोर्स लगा दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, तो वो आ जाएगा जी माइनस अल्फा एल बाई, और एक एम जी नीचे लगी रहा। अब इस ए पॉइंट के अबाउट हम इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई अबाउट ए इंटू अल्फा। तो क्या आएगा, टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू आई अबाउट ए इंटू अल्फा लिखूंगा तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू एल बाई, और ये जो फोर्स ऊपर लग रहा है इसका टॉर्क आएगा माइनस एम इंटू जी माइनस अल्फा एल बाई टू इंटू अल्फा एल। टॉर्क अबाउट इक्वल टू आई अबाउट ए लिखेंगे तो ये कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू
क्या आ जाएगा, mgl/2 से mgl/2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया m अल्फा l स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि बेसिकली अल्फा की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ये इक्वेशन एक ही तरह से सेटिस्फाई हो सकती है। इसको RHS में ले जाओ, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, दैट मींस अल्फा इक्वल टू। हाँ, लेकिन क्या है, वही चीज जो अपने को बहुत डायरेक्टली और बहुत इजीली समझ में आ रही थी बिना सूडो फोर्स को इन्वॉल्व किए, उसको लाने के लिए हमें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशंस करनी पड़ी। आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, थ्योरेटिकली देयर इज नो प्रॉब्लम, बट सॉल्यूशन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स फॉर प्योरली रोटेशनल मोशन, फॉर combined translational plus rotational motion, CTRM बोलते हैं इसको, combined translational rotational motion is easy to apply about center of mass as about center of mass, torque of pseudo forces, एक और ऑप्शन होता है, देयर मे बी ऑप्शन नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इन CTR। वो ऑप्शन क्या होता है बेटे, दैट ऑप्शन माइट बी ऑफ, जरूरी नहीं कि वो हर समय वो ऑप्शन हमें मिल ही जाए, बट देन इन सम केसेस वो हमें मिल जाता है। और वो कौन सा ऑप्शन होता है, दैट इज ऑफ फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ। इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन बेसिकली क्या होती है, देखो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट हिंज तो नहीं। इन CTRM देयर इज नो फिजिकल hinge, right? There is no physical hinge. But even in the absence of
physical hinge, it is possible that we may find a point on the body which is instantaneously at rest. क्योंकि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है ना, such a point can act as instantaneous axis of rotation. और इस पॉइंट के अबाउट भी क्या है, हम टॉर्क की इक्वेशन लिखते समय आसानी महसूस करेंगे। इस पॉइंट के अबाउट भी क्या होगा, सूडो फोर्स का टॉर्क कंसिडर करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखो जैसे अभी एक क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने पोस्ट किया था, उसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के रूप में लेना चाहता हूँ। आई रिमेम्बर ऐसा कुछ क्वेश्चन, तुम में से किसी ने पोस्ट किया था क्या, याद आ रहा है क्या तुमको? ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ये एक रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, और इस यूनिफॉर्म रिंग में का कुछ मास है, ग्रुप पे आया था यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं देखो डेटा अपने हिसाब से कुछ ले लेता हूँ। मान लेते हैं कि दोनों का मास m, या इसका मास m मान लेते हैं, इसका 4m मान लेते हैं। ये कोई पार्टिकल है,
और ये सेंटर ऑफ द रिंग है। A particle P of mass 4m is attached a uniform ring of mass m. A particle P of mass 4m is attached to a uniform ring of mass m. And the system is released from rest. From the position when the line OP was horizontal. From the position when the line OP was horizontal. उस पोजीशन से रिलीज किया है जबकि ये जो लाइन ओपी है ये कैसी थी, हॉरिजॉन्टल। If no slipping of the ring takes place on the ground surface, then find angular acceleration immediately after the angular acceleration immediately after the तो कैसे करेंगे भाई? अब देखो इसमें आपके पास दो चॉइसेस रहेंगी। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ये यहाँ पे वो पार्टिकल, तो इस पार्टिकल पे लग रहा होगा कितना, 4m। यहाँ लग रहा होगा mg, इधर से लग रहा होगा नॉर्मल, और आगे की तरफ यहाँ पे लग रहा होगा स्टैटिक। ठीक है बेटा। अब देखो क्योंकि पार्टिकल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो रिंग एंड पार्टिकल इज अ रिजिड सिस्टम। तो अगर हम इन पूरे को एक सिस्टम मान के चलें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा भाई?
सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा इस तरफ होगा, 4m के ज्यादा पास हो, यहाँ से दूर हो, ये डिस्टेंस बेसिकली 4r/5 आ जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस तो r/5। ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो अब हमारे पास जो सेम चॉइसेस है ना, वो कौन सी है? एक तो ये है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन यूज कर लो, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा। इसमें आप सूडो फोर्स से बच सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे दी, क्या दे दी है? नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा, जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी तुरंत बाद 0 ही रहती। इसका मतलब दूसरी जो चॉइस है तुम्हारे पास वो ये भी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, टॉर्क अबाउट A = I अबाउट A into अल्फा भी कर सकते हैं। ध्यान दो, इसके अलावा और कुछ करोगे तो चक्कर खा जाओगे। अगर कोई टॉर्क अबाउट O लिखने जाए =I अबाउट O into अल्फा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको सूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन जो है, इनमें सूडो फोर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बात अलग है कि इनमें से भी क्या है, इस पर्टिकुलर केस में इस इक्वेशन से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, जबकि सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन से आने में समय लगता है। कैसे? देखो, टॉर्क अबाउट ए अगर मैं लिखने जाऊंगा तो नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, इनफैक्ट इस वाले mg का भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 4m का टॉर्क आएगा, 4mg into r, सिर्फ इतना टॉर्क। और इस पॉइंट के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो वो क्या हो जाएगा बेटे? रिंग का तो हो जाएगा mr² + mr², यानी 2mr², और ये पार्टिकल का कितना हो जाएगा? 4m मल्टीप्लाइड बाय इस एक्सिस से पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो ये वाली डिस्टेंस आएगी, तो इसका स्क्वायर √2r का होल स्क्वायर, यानी कितना? 2r², और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे? अल्फा। तो 4mgr इक्वल टू कितना बेटे? 4 × 2 = 8, 8 + 2 10, तो 10mr² into अल्फा। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2g/5। ये अल्फा। ये बात समझ में आती है बच्चों? अब इसी इक्वेशन को अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉल्व करता, इसी क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट सॉल्व करता, तो यहाँ पे वो लेंथी पड़ता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमने कहा है कहाँ पे है? 4r/5 डिस्टेंस। ये बात बिल्कुल सही है कि मैं इन दोनों का टोटल mg + 4mg ये सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकता हूँ, तो वो फोर्स 5mg आ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क मुझे कंसिडर करना पड़ता, और नॉर्मल का भी कंसिडर। अब नॉर्मल का टॉर्क कितना आता है? n मल्टीप्लाइड बाय 4r/5। ये नॉर्मल का टॉर्क। फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आता, तो -f into r। ये किसके अबाउट आता? I अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, तो डिस्क का अलग लिखते हैं, पार्टिकल का अलग लिखते हैं। डिस्क का कितना होता? ICM + md²।
प्लस पार्टिकल का कितना आता है 4m इंटू r/5 का होल। तो कितना हो जाएगा 4n/5 माइनस f इज इक्वल टू mr प्लस 16mr/25 प्लस 4mr/, ये आ जाएगा 21mr/20, ये आएगा 4n/5 माइनस f। ये एक इक्वेशन इस तरह की है। दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें अपने पास इनटू अल्फा होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है। हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए आगे मान लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं। तो क्योंकि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ए माइनस अल्फा आर को 0 कर देंगे, तो ए बराबर आ जाएगा किसके अल्फा। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना है तो इस पॉइंट के अबाउट एक्सेलरेशन अल्फा आर नीचे और उसमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ऐड कर देंगे तो इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर ले जाएगा। अल्फा आर नीचे और अब अच्छा अल्फा आर की जगह क्या आएगा 4r/, तो और इक्वेशंस क्या बन जाएंगी हमारे पास, फोर्स की इक्वेशन बनाना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है F इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ए ही है, उसको अल्फा आर लिख सकते हो, तो F को लिख सकते हैं 5m अल्फा आर। ये दूसरी इक्वेशन। एक इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में बना सकते हो 5mg माइनस n इक्वल टू 5mg माइनस n इक्वल टू कितना 5m इंटू अल्फा इंटू 4r/5। इक्वेशन नंबर 3। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, नॉर्मल की क्या वैल्यू आ जाएगी 5mg माइनस 4m अल्फा आर। इन सबको यहाँ पुट कर दो इस 4/5 इंटू n की जगह लिख दिया 5mg माइनस 4m अल्फा आर माइनस फ्रिक्शन को लिख दिया 5m अल्फा आर इक्वल टू 21m अल्फा आर डिवाइडेड बाय 25। ये m m m ये सब जगह से कैंसिल हो जाता है, इधर आ जाएगा 4g और RHS में क्या हो जाएगा बेटे 21 अल्फा आर बाई 25 प्लस 5 अल्फा आर प्लस 16 अल्फा आर बाई। ये पूरे को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना एलसीएम आता है 25 21 अल्फा आर प्लस बड़ा सारा क्या
यार ये यहाँ पे 21 नहीं आएगा, यहाँ हमने गलती की है। यहाँ पर क्या आएगा, 16 और 4 20 और 25 आएगा। 20 और 25 कितना आ जाएगा, 45। 9m अल्फा r by 5 ऐसा है, 9m अल्फा r by like this, 4g equal to 9 alpha r by 5 plus 5 alpha r plus 16 alpha r by, तो कितना आ जाएगा, ये 5 एलसीएम आता है, 9 alpha r plus 25 alpha r plus 16 alpha equal to 4g। 16 और 9 25, तो कितना आ गया, 4g is equal to 50 अल्फा r by 5। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 4g by 10r, या अल्फा को क्या लिखेंगे, 2g by, ये बात समझ में आती है। लेकिन वो जो 2g by 5r यहाँ पर इतनी आसानी से आ गया था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन हमने लिखा, 2g by 5r आया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, दोनों ही केस में सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी हमको। दोनों ही केस में क्या है, सूडो फोर्स की जरूरत हमको नहीं पड़ी। बिना सूडो फोर्स के ही दोनों केसेस में आंसर आ गया। ये बात समझ में आती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सोचता कि सर मैं इस इक्वेशन को सेंटर ऑफ द रिंग के अबाउट लगा दूं, तो उसका आंसर गलत आ ही जाता।
सेंटर ऑफ द रिंग के अबाउट अगर कोई इक्वेशन लगा देता तो उसका आंसर बिना सूडो फोर्स के आ ही नहीं सकता, गलत है, वो सही चॉइस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर हम अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर। सर लीव कर दें? एक मैं नोट्स नोट्स भेज दूं तुम लोगों को, एक मिनट रुक जाओ यहीं पे। हाँ। ठीक है बेटा, मैंने भेज दिए हैं, इनको डाउनलोड